मैंने पहले ही बताया कि जीएसटी के बारे में आपने तो काफी सुन रखा रहेगा, माइट भी आप सबको पता होगा, यू माइट बी अवेयर ऑफ जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी एंड व्हाट आर द जीएसटी इज गोइंग टू बी, दैट मींस हाउ जीएसटी इज गोइंग टू चेंज योर बिजनेस एनवायरनमेंट, कैसे चेंज होने वाला है, आप कैसे काम करने वाले हो। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर दैट कि 1 जुलाई को द 1 जुलाई हैज बीन डेट जहां पे गवर्नमेंट ने अब दैट मींस अपडेट किया है कि 1 जुलाई से ऑलमोस्ट जीएसटी अप्लीकेबल आएगा। सो आज के सेशन में हम लोग कुछ चीजें देखने वाले हैं जहां पे हम ये चीजें देखेंगे कि जीएसटी किस तरह से आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करेगा, व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस मैचिंग कैसे होगा जो कि आप अभी नहीं करते हैं, ये इनवॉइस मैचिंग कैसे होने वाला है, किस तरह से होगा, इनपुट क्रेडिट सेट ऑफ कैसे मिलेगा, हम अपनी फाइलिंग कैसे करने वाले हैं, रिटर्न फाइलिंग कैसी होगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे हम लोग उसको कवर करेंगे। एंड आप सेट ऑफ कैसे क्लेम करोगे, इनपुट क्रेडिट कैसे मिलेगा आपको, कुछ एग्जांपल देखेंगे। सो नेक्स्ट 1 आवर में हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे। तो बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी को समझने के लिए मैंने 5 पॉइंट मैंने कवर किए हैं, जिसमें आपको मैंने पहले पॉइंट के बारे में बात करता हूं मैं। सो जीएसटी इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका एक ही फंडा है, जिसमें उन्होंने एक ही चीज को फॉलो किया है कि दैट इज गोइंग टू बी वन नेशन वन टैक्स। अब ये वन नेशन वन टैक्स का कहने का मतलब ये है दैट इज कि गवर्नमेंट चाहती है कि इफ यू आर इन चेन्नई, इफ यू इन बड़ौदा, आप देश के किसी भी स्टेट में रहो, सेम काइंड ऑफ टैक्स एंड सेम काइंड ऑफ रेट शुड बी एप्लीकेबल। मैं अगर बात करूं कि लेट अस से वी आर राइट नाउ वी आर इन महाराष्ट्र ओनली एंड दैट वी आर बाइंग अ मोबाइल, so might be महाराष्ट्र में 13.5% VAT should be applicable, but in case of गुजरात वही प्रोडक्ट might be 10% हो सकता है। so for that कि एक सेम नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट रेट ऑफ VAT क्यों? तो अंडर जीएसटी ये होने वाला है कि आप सेम प्रोडक्ट आप कहीं पे भी चले जाए, इवन जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, तो सेम रेट ऑफ VAT अप्लीकेबल होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इट इज काइंड ऑफ दैट मींस ये होगा कि जो स्टेट मतलब प्रोडक्ट जहां पे भी कंज्यूम होगा, जिस स्टेट में भी कंज्यूम होगा, माइट बी महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, व्हाटएवर, तो जो भी टैक्स अमाउंट होता है, जो भी टैक्स रेवेन्यू है, दैट पर्टिकुलर स्टेट को ही जाएगा। इट मींस लेट अस से कि हम लोग ने अगर प्रोडक्ट सेल किया है गुजरात में एंड गुजरात स्टेट में प्रोडक्ट कंज्यूम होता है, तो जो भी टैक्स अमाउंट था गुजरात की गुजरात की गवर्नमेंट को मिलेगा। It will be charged, it will be levied on all supplies. The important point is to be noted, supply. Supply means यहाँ पे सेल्स एंड परचेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सेल्स एंड परचेज के अलावा भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी चीजें करेगी वो सप्लाई बेस्ड होगा। दैट मीन्स कि अगर आपका प्रोडक्ट लेट अस से ब्रांच ट्रांसफर होता है, प्रोडक्ट मूवमेंट होता है, तो इस केस में भी आपका जीएसटी चार्ज होगा। अभी तक होता यह था कि अगर हम प्रोडक्ट अपना मुंबई से गुजरात के ब्रांच में या फिर तमिलनाडु के ब्रांच में प्रोडक्ट ट्रांसफर करते थे, तो वहां पे फॉर्म एफ के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो होता था उस पे वैट चार्ज या सीएसटी चार्ज नहीं होता था। बट यस, आपका स्टॉक ट्रांसफर दैट इज कॉल्ड ब्रांच ट्रांसफर अगर होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर प्रोडक्ट जाता है तो उस केस में भी जीएसटी चार्ज होगा। तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख रखा, इट विल बी चार्ज ऑन ऑल सप्लाई विद द सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स, सेम एज वैट। जैसे वैट में सिर्फ वैल्यू एडेड पे ही टैक्स लगता है, उसी तरह से जो भी वैल्यू एडिशन होगा प्रोडक्ट के ऊपर, उसी तरह से अमूल सर आपकी बात आई कि भिवंडी में कैसा होने वाला है कि आपका मुंबई टू भिवंडी सेम स्टेट हो गया। सेम स्टेट होने की वजह से होगा क्या कि आपका जीएसटी नंबर जो होगा वो सेम होगा, तो इस केस में आपका प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस माइट बी चार्ज नहीं होंगे। ये बात हो रही है कि डेस्टिनेशन बेस्ड के हिसाब से। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब एक प्रोडक्ट एक स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में जाता है, तो वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा। सो फॉर दैट अगर वहां का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू बेस के हिसाब से वहां पे
उस स्टेट को रेवेन्यू जाएगा, इसीलिए वहां के केस में आपको प्रोडक्ट पे टैक्स पे करना, दैट मीन्स कि आपको टैक्स के साथ दैट इज जीएसटी के साथ आपको रेज करना पड़ेगा। यस, आपके और भी क्वेश्चन है कि इनकेस और भी मतलब इन महाराष्ट्र के अंदर मेरे मल्टीपल ब्रांचेस है, भिवंडी है या फिर मेरे ऑफिसेस हैं, डेफिनेटली मैं उन सब सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैं करूंगा। यस, इंटर स्टेट ट्रांसफर के लिए और भी क्वेरीज होंगे, मैं देन आपके जो भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन पेपर पे अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उसको लिस्ट डाउन कर लेंगे, तो इट विल बी बेटर कि मैं वहां पे आपके सारे प्रॉब्लम का आंसर वन बाय वन कवर कर सकता हूँ। माइट भी सेशन के अंदर आपकी कुछ क्वेरीज ऐसे हो जो पेंडिंग रह जाए, तो कोई इशू नहीं है, मैं अपनी ईमेल आईडी लास्ट में शेयर करूंगा जहां पे आप वन बाय वन सारी क्वेरीज मुझे मेल कर सकते हैं। इफ इट इज ओके तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आई थिंक हम लोग 30 मिनट्स पहले से ही लेट हो चुके हैं। सो इफ यू डोंट माइंड हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपकी क्वेरीज का मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। सो जैसे मैंने बताया कि वैट, जैसे वैट में वैल्यू एडेड पे ही टैक्स लगता है, सिमिलर काइंड ऑफ जो टैक्स रिजाइम है वही सेम टू सेम अपना जीएसटी के अंडर फॉलो होगा, कि जो वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लगेगा, जो अपना फाइनल जो टैक्स बर्डन होगा एंड कंज्यूमर बेयर करेगा। एंड डेफिनेटली जीएसटी इज गोइंग टू रिप्लेस जो करंट में टैक्स स्ट्रक्चर चालू है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गया, सीवीडी, दीज आर द टैक्सेस जो कि जीएसटी के थ्रू रिप्लेस हो जाएंगे। तो अगर बात करते हैं तो करंट में दो तरह के, अगर देखिए दो देखा जाए, इफ इट इज कि व्हाट आर द टैक्स स्ट्रक्चर, व्हाट इज द करंट टैक्स स्ट्रक्चर, तो दो तरह के टैक्स स्ट्रक्चर जो है इंडिया में अप्लीकेबल है, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट। जैसे आप सबको पता होगा कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, सीवीडी, ये सारे के सारे टैक्सेस जो हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, एंड इन केस ऑफ महाराष्ट्र दैट इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट। तो वैट, सीएसटी, परचेज, लग्जरी टैक्स, दीज आर द टैक्सेस जो है स्टेट गवर्नमेंट आपकी चार्ज करती है। ये आपका फिलहाल करंट टैक्स स्ट्रक्चर है। बट अंडर जीएसटी, जीएसटी आने के बाद क्या होगा, जो भी आपके करंट में टैक्स स्ट्रक्चर है दैट आर गोइंग टू बी रिप्लेस। वो किस तरह से रिप्लेस होंगे, अगर आप देख सकते हैं मेरा, तो वहां पे मैंने टोटल 3 तरह के कंपोनेंट्स बनाए हुए जीएसटी के, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। C refers to central GST, S refers to state GST and I refers to integrated GST। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेंट्रल जीएसटी, तो फिलहाल जो करंट में टैक्सेस लगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये जो टैक्सेस है वो पूरे के पूरे रिप्लेस हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सीजीएसटी। एंड जो करंट में स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है वैट, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, ये एसजीएसटी के थ्रू रिप्लेस हो जाएंगे। एंड आईजीएसटी, इन केस ऑफ आपका जो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन होते थे जहां पे सीवीडी एंड एसईडी चार्ज होता था, और इन केस ऑफ जो आप इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन करते थे जहां पे सीएसटी लगता था, अब इन केस ऑफ सीएसटी के अब यहाँ पे जो चार्ज होगा वो है दैट इज आईजीएसटी। तो टोटल 3 कंपोनेंट्स डिफाइन किए हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सीजीएसटी तो मैंने ये बताया कि जो सेंट्रल में फिलहाल टैक्स चालू है वो पूरा का पूरा सीजीएसटी के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा, एंड जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है वो एसजीएसटी के थ्रू रिप्लेस होगा। एंड मैंने आईजीएसटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि इन केस ऑफ इंपोर्ट ट्रांजेक्शन जहां पे सीवीडी एंड एसईडी लगते थे या सीएसटी लगता था, और उस जगह पे अब आईजीएसटी लगेगा। बट थोड़ी सी और डिटेल में जाते हैं स्कीम। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल जीएसटी। तो सीजीएसटी लगेगा कब, एसजीएसटी कब चार्ज होगा। बात यह आती है कि दोनों चार्ज कब होंगे, जब एक्साइज ड्यूटी निकल गई, सर्विस टैक्स निकल गया, तो अब सीजीएसटी कब चार्ज होगा, एसजीएसटी कब चार्ज होगा, आईजीएसटी कब चार्ज होगा। ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट, लेट अस से महाराष्ट्र, यानी कि मैं महाराष्ट्र के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी को सेल करता हूं विद इन द महाराष्ट्र, फिलहाल मैं मुंबई में हूं, मैं मुंबई से किसी को नासिक जो कि सेम स्टेट में आता है, पुणे, अगर मैं यहाँ पे किसी तरह की कोई बिलिंग करता हूं, तो ये जो ट्रांजेक्शन कहलाएगा ये कहलाएगा विद इन द स्टेट।
और विद इन द जो स्टेट टैक्सेस लगने वाले हैं वो टैक्सेस लगेंगे सीजीएसटी प्लस साथ में एसजीएसटी। कहने का मतलब ये हो गया कि एक बिल में ही दो टैक्सेस आएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों साथ में चार्ज किया जाएगा। तो बात आता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। माइट बी लेट अस से कि आपका टोटल जीएसटी का परसेंटेज है 18%, तो माइट बी 9% एंड 9% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कंबाइन हो सकता है। मैं यहाँ पे माइट बी वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ शेयरिंग है फिलहाल अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। तो टोटल जीएसटी में से ही दो पार्ट होंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का। दैट इज कॉल्ड कि विद इन द स्टेट आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उस केस में आपके जो टैक्सेस लगने वाले हैं वो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी का जो भी टैक्स अमाउंट होगा वो जाएगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो एसजीएसटी का अमाउंट होगा, जो टैक्स अमाउंट होगा वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो आई थिंक सो ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं आईजीएसटी की। आईजीएसटी रेफर फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी। यस, सो अब मैंने पहले बताया कि अब जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अभी तक ट्रांजेक्शन होता था जहां पे सी फॉर्म लगता था, वहां पे सीएसटी चार्ज होता था। अब उस केस में आपका सी फॉर्म या सीएसटी चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो होगा आईजीएसटी। दैट इज कॉल्ड सीजीएसटी। आपका सीएसटी जो अमाउंट था वो निकल जाएगा, उसके बदले आ जाएगा आईजीएसटी। तो आईजीएसटी माइट बी लेट अस से 18%, तो उसमें से जो भी अमाउंट होगा स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट आपस में शेयर करेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में सीएसटी के बदले अब 1 जुलाई से जो आपका बिल चार्ज होगा इन केस ऑफ इंटरस्टेट वो चार्ज होगा आईजीएसटी। इन केस अगर आप इंपोर्ट करते हो जहां पे सीवीडी एंड एचडी लगता था, अब उस केस में भी आईजीएसटी चार्ज होगा। बट इन केस ऑफ इंपोर्ट आपके जो कस्टम ड्यूटी लगते थे वो जो चार्जेस लगते थे वो एज इट इज रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका सीवीडी एंड एचडी रिप्लेस होके आईजीएसटी आ जाएगा। तो आई थिंक सो ये सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट यही चीज को एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए लोकेशन ऑफ सप्लायर, सेलर एंड बायर दोनों सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। तो इस केस में जो टैक्सेस लगने वाले हैं वो टैक्सेस लगेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। मैंने पहले बताया कि सेम स्टेट होगा तो उस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों चार्ज होंगे। अब ये सिनेरियो में जहां पे सप्लायर और बायर, सप्लायर बिलोंग करता है महाराष्ट्र एंड बायर बिलोंग करता है गुजरात, डिफरेंट स्टेट हो गए। तो इस केस में आज तक सीएसटी लगता था, लेकिन अब ये इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन जो चार्ज होगा आईजीएसटी। तो हम लोग ने ये देख लिया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, और हम लोग ने ये देख लिया है कि टैक्स कंपोनेंट क्या होने वाले हैं, किस केस में क्या टैक्सेस लगने वाला है। अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से जीएसटी आने से आपका जो कैस्केडिंग इफेक्ट दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट निकलेगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट किस वजह से अभी फिलहाल के प्रोडक्ट के कॉस्ट को इंक्रीज करता है, जो कि जीएसटी आने से उसका वैल्यू या फिर टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट था वो निकल जाएगा। लेट अस से देयर इज अ कार मैन्युफैक्चरर जिसकी कार की कॉस्ट है 4 लाख रुपीज। मैन्युफैक्चरर ने जब प्रोडक्ट अपना कार सेल किया है डीलर को, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट he has charged excise duty as well as VAT। तो मैंने राउंड फिगर लिया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 लाख रुपए अगर उसकी कॉस्ट है, जहां पे एक्साइज ड्यूटी उसने 40,000 रुपीज प्लस वैट 52 चार्ज किया है, और डीलर को ये जो कार उसने सेल की है 492 की। अगर मैं बात करूं, अगर मैं डीलर हूं तो सवाल ये आता है कि क्या मैं डीलर होके क्या एक्साइज ड्यूटी का सेट ऑफ क्लेम कर सकता हूं? दैट कैन आई टेक द सेट ऑफ फॉर द एक्साइज ड्यूटी? आई डोंट थिंक सो। नहीं कर सकता हूं। बट एट द सेम टाइम वैट का सेट ऑफ तो ऑब्वियसली बात है मुझे मिल जाएगा। इन दैट केस अगर एक्साइज ड्यूटी का दैट इज कॉल्ड 40,000 रुपीज का अगर सेट ऑफ मुझे नहीं मिलता है, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इंक्रीज माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सो दैट मींस माय कॉस्ट इज गोइंग टू बी raised by 40,000 and it should be now 4,40,000।
आप देख सकते हैं कि डीलर के अंडर में मैंने कार की कॉस्ट 4 लाख प्लस 40,000 रुपीज चार्ज की है। अब बीइंग एज अ डीलर मैं अपनी प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूंगा, सेल प्राइस डिसाइड करूंगा एंड वैट चार्ज करके फाइनल कंज्यूमर को प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 5,42,000 का सेल करूंगा। ये करंट टैक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेट है जहां पे डीलर एक्साइज ड्यूटी का सेट ऑफ नहीं ले पाता है। बट जीएसटी आने के बाद सेम थिंग, सेम कार मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करेगा 4 लाख रुपीज और प्रोडक्ट को सेल करते वक्त डीलर को देते वक्त वो दो तरह के जीएसटी चार्ज करेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब ये प्रोडक्ट डीलर के पास जाएगा, बीइंग एज अ डीलर, मैं डीलर हूं तो मैं सोचूंगा सीजीएसटी एसजीएसटी क्या मुझे दोनों सेट ऑफ मिलेगा? यस, मुझे दोनों का सेट ऑफ मिलेगा। दैट मीन्स कि आई कैन टेक द सेट ऑफ सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी। इट मीन्स माय कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज। मेरी जो कार की कॉस्ट होगी 4 लाख की 4 लाख होगी। ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ पे कार की कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई, मैंने अपना मार्जिन ऐड किया, सेल प्राइस डिसाइड किया, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट निकल गया और यहाँ पे जो कार पहुंचेगा फाइनल कंज्यूमर को ऑलमोस्ट 536 का। दैट मीन्स कि अब डीलर को ये बेनिफिट हो गया कि जो एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे उसको एडिशनल कॉस्ट के तौर पे बेयर करनी पड़ती थी और एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता था, वो यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट निकल चुका है। तो कुछ इस तरह से जीएसटी आने के बाद आपका टैक्स ऑन टैक्स और कैस्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो जाएंगे। तो ये वही मैंने कंपैरिजन दिखाया जहां पे करंट टैक्स स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट 5,42,000 की है और आई थिंक जीएसटी आने के बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट 1% जहां पे कैस्केडिंग इफेक्ट निकल जाएगा। ऑब्वियसली बात है एंड कंज्यूमर को प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। सो फॉर एज ऑफ नाउ हम लोग ने ये कवर कर लिया है जीएसटी बेसिक कॉन्सेप्ट, टैक्स कंपोनेंट और जीएसटी कहां कहां पे किस केस में कैसे चार्ज होगा। अमोल सर, इज इट क्लियर? सब कुछ क्लियर है? ओके है फर्स्ट पार्ट? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ और ये काफी क्रूशियल पार्ट है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रजिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ रिटर्न, इनवॉइस मैचिंग, इनपुट, क्रेडिट। अगर मेरी आवाज माइट भी आपके यहाँ पे किसी को नहीं सुनाई दे रही रहेगी तो मैंने पीपीटी कुछ इस तरह से बनाई है कि बिना आवाज के भी वो पीपीटी को समझ सकते हैं। कुछ मैंने ग्राफिकल कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट की है जहां पे वो इजी बेसिस को समझ जाएंगे। तो इस आगे की पीपीटी में उनको समझने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है रिटर्न फाइलिंग किस तरह से की जाएगी एंड रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आपके इनवॉइसेस कैसे मैच किए जाएंगे, सेट ऑफ कैसे मिलेगा। किसी भी अकाउंटेंट या फिर किसी भी सीनियर या फिर किसी भी अकाउंटेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जाननी है कि रिटर्न फाइलिंग कैसे होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। आई थिंक तो आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो सबने कंप्लीट कर दिया रहेगा। आपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी रहेगी, बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कंपनी की डिटेल्स, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पैन नंबर एक्सेट्रा। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने दी है, कम्युनिकेशन ऑफ ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी ही आपकी एकमात्र ऐसा जरिया है जहां पे आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से अंडर जीएसटी आप बात कर सकते हैं। अंडर जीएसटी आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से वाया फोन वाया टेलीफोन बात करना आपके लिए बहुत ही टफ होने वाला है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है कि आप फोन पे बात नहीं होगी, जो भी होगा वो रिटर्न कम्युनिकेशन होगा और आपके ईमेल के थ्रू ही आपको हर चीज अपडेट की जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये कम्युनिकेशन ऑफ ईमेल आईडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको टाइम टाइम पे चेक करते रहना है। एंड अप्लीकेबिलिटी की बात करूं मैं, यस, तो पहला जो मैंने बताया यहाँ पे अप्लीकेबल, रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट इन केस ऑफ मल्टीपल ऑफिस इन डिफरेंट स्टेट। अगर आपके डिफरेंट ऑफिस में या फिर डिफरेंट स्टेट में आपके अलग अलग ब्रांच या फिर अलग फैक्ट्रीज या फिर लोकेशंस है तो आपको ईच स्टेट वाइज डिफरेंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो अगर इनकेस मान लो मैं मुंबई में हेड ऑफिस है, महाराष्ट्र में मेरी फैक्ट्री है, तो महाराष्ट्र गुजरात में मेरी अहमदाबाद में फैक्ट्री है, तो वहां का
रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? यस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पूरा का पूरा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सो फॉर दैट गुजरात की गवर्नमेंट को रेवेन्यू के लिए वहां का आपको डिफरेंट आपको जीएसटीएन नंबर मिलेगा विद डिफरेंट स्टेट कोड के साथ, इसीलिए वहां का भी रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए कंपलसरी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब आप इंटरस्टेट केस में आप ब्रांच में प्रोडक्ट ट्रांसफर करोगे, जीएसटी चार्ज करोगे, तो जीएसटी लगा के जो प्रोडक्ट आपके गुजरात की फैक्ट्री में जाएगा तो गुजरात की फैक्ट्री उसका सेट ऑफ क्लेम कर सकती है। सो रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट इन केस ऑफ मल्टीपल लोकेशन एंड ब्रांच इट इज मैंडेटरी। नेक्स्ट, मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स। इन केस इफ यू हैव मल्टीपल वर्टिकल्स, मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस, तो उस केस में भी आपके लिए रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी होता है। बात यह आती है कि वर्टिकल्स मतलब लाइन ऑफ बिजनेस कैसे, सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट, हम लोग को सोचने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दे हैव सेड कि गवर्नमेंट ने बोला है कि दे आर गोइंग टू लिस्ट दैट वर्टिकल्स, टाइप ऑफ वर्टिकल्स, वो बताने वाले हैं जहां पे हम लोग को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ी तो शायद पड़ सकती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल थिंग। अगर गवर्नमेंट ने सर्टेन लिमिट डिफाइन किया है कि अगर टोटल टर्नओवर की लिमिट के बिलो अगर आप हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है, दैट इज नॉट मैंडेटरी। एंड ये जो आपका जीएसटीएन नंबर होगा, आपको जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा वो आपका नंबर कुछ पैन बेस्ड होने वाला है। तो अगर आप देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग 27 नंबर है दैट इज बिलोंग टू योर स्टेट कोड। अगर आप यही गुजरात की फैक्ट्री के ब्रांच का होगा तो आप स्टार्टिंग विद 23, डिफरेंट स्टेट का आपका डिफरेंट से स्टार्ट होगा। फिर आपका आता है कंपनी का पैन नंबर, उसके बाद से आता है नंबर ऑफ वर्टिकल्स, जो पहला वन है वो नंबर ऑफ वर्टिकल्स है, तो 0 है, फिलहाल तो यूज में नहीं है, उसकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ब्लैंक रखा उन्होंने फिलहाल। और जो लास्ट का वन है वो पूरी सीरीज को, दैट मींस आपको पूरा जीएसटीएन नंबर को वेरीफाई करेगा वेदर दिस सीरीज इज करेक्ट और नॉट, दैट मींस कि वो पूरी की पूरी सीरीज को वैलिडेट करेगा। तो कुछ इस तरह से आपको आपके जीएसटीएन नंबर मिलेंगे। तो मैं बात कर रहा था लिमिट की, सर्टेन लिमिट के बिलो है तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन करना ऑप्शनल है। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने आपके पास दो तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। आइदर आप अपना रजिस्ट्रेशन रेगुलर डीलर के तौर पे करा सकते हो या फिर यू कैन ऑफर कंपोजिट स्कीम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं रेगुलर में क्यों करूं या फिर मैं कंपोजिट स्कीम में क्यों करूं, ये मेरे जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला बात करते हैं कंपोजिट स्कीम की। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका टोटल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर बिलो 50 लाख, 50 लाख रुपए से कम, देन यू कैन ऑफर कंपोजिट स्कीम। टोटल टर्नओवर 50 लाख के बिलो कंपोजिट स्कीम में जा सकते हो। इट मींस इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको कंपोजिट स्कीम में ही जाना है, यू कैन ऑल्सो गो अंडर रेगुलर डीलर। बट मैं कंपोजिट स्कीम में क्यों जाऊं? मेरा टोटल टर्नओवर मतलब क्या? तो टोटल टर्नओवर का मतलब ये होता है कि टैक्सेबल सेल्स, टैक्स फ्री सेल्स आपका प्लस एक्सपोर्ट सेल्स, तीन सेल्स को मिला के टोटल टर्नओवर गवर्नमेंट कम करती है। अगर बिलो 50 लाख रुपीज है दैट मींस मैं कंपोजिट स्कीम में जा सकता हूं, बट जाने से फायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा? अगर एक पर्सन या फिर कोई कंपनी कंपोजिट स्कीम सेलेक्ट करती है तो उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में एक एक इनवॉइस लेवल का डिटेल मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं होगा। सेकेंड, उन्हें जो फाइलिंग करनी पड़ेगी गवर्नमेंट में, उन्हें जो टैक्स फाइलिंग करनी पड़ेगी, उन्हें क्वार्टर बेस पे फाइलिंग करनी पड़ेगी। 3 महीने में एक बार क्वार्टर बेस पे फाइलिंग होगी उनकी। एंड सबसे बड़ा जो बिगर लॉस होगा कंपोजिट स्कीम वालों को, दे विल नॉट बी एबल टू गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ। मैंने 3 पॉइंट्स बताया कि वो लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर लेवल पे या फिर इनवॉइस लेवल पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, मैंने बताया कि ये लोग को इनपुट टैक्स सेट ऑफ नहीं मिलेगा। थर्ड, ये लोग को क्वार्टर बेस पे फाइलिंग करनी है। बट इनकेस अगर जिस दिन उस पर्टिकुलर कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का अबव 50 लाख टर्नओवर जाता है, देन ही मस्ट हैव टू कन्वर्ट हिज रजिस्ट्रेशन अंडर रेगुलर स्कीम। सो रेगुलर डीलर वाले कैसे करेंगे? लेट अस से गवर्नमेंट हैज सेड
उन्होंने डिसाइड किया कि देयर आर सम स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लाइक असम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, देयर आर सेवरल स्टेट्स जहां पे अगर टोटल टर्नओवर अबाउट 10 लाख जाता है, अबाउट 10 लाख रुपीज जाता है, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी फॉर देम। व्हाट अबाउट अस? मैं गुजरात से हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं, तो हमारे लिए टर्नओवर है, गवर्नमेंट ने बोला है 20 लाख का। जिस दिन मेरी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर गया, मुझे रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी हो जाएगा। सो फॉर दैट मेरा सवाल यह आता है कि मैं महाराष्ट्र में हूं, सिंगल ब्रांच है मेरा अदर ब्रांच नहीं है, महाराष्ट्र में डील करता हूं, मेरा पूरे साल का टोटल टर्नओवर 19 लाख 19 लाख रुपए है, तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन करूं या नहीं करूं? तो मैंने पहले बताया कि टर्नओवर के बिलो आ रहा है, दैट इज ऑप्शनल फॉर मी, मेरे लिए ऑप्शनल है, मैं करूं या नहीं करूं। बट इन केस अगर मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूं, तो मुझे सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो होगा कि मैं इनपुट टैक्स सेट ऑफ क्लेम कर पाऊंगा, अदरवाइज उसे क्लेम करने का मेरे पास कोई राइट नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, किस तरह से इसकी लिमिट डिफाइन की है गवर्नमेंट ने। आगे की स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि रेगुलर डीलर बताया कि रेगुलर डीलर आप आसानी से इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ कर सकता है, एंड कंपोजिट स्कीम इनपुट टैक्स सेट ऑफ क्लेम नहीं कर पाएंगे। रेगुलर डीलर वाले पर्सन को मंथली बेस पे रिटर्न फाइलिंग करनी होगी, जबकि कंपोजिट वालों को क्वार्टर बेस पे, रेगुलर वालों को ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का इनवॉइस डिटेल सबमिट करना पड़ेगा, जबकि मैंने पहले बताया कंपोजिट वालों को इनवॉइस लेवल की डिटेल मैंडेटरी नहीं होगी। सो दिस वाज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जहां पे मैंने दोनों दिखा दिया। बीइंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन आप डिसाइड कर सकते हो कि रेगुलर में जाना है या कंपोजिट में जाना है, बट आई थिंक तो आप सबने पहले से डिसाइड कर लिया रहेगा और आप सबके सब रेगुलर डीलर में ही जाओगे। कंपोजिट स्कीम में जाने से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अपना इनपुट टैक्स सेट ऑफ नहीं मिलेगा, एंड डेफिनेटली अगर वो नहीं मिलेगा तो मेरा एडिशनल कॉस्ट होगा तो प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, एंड ऑब्वियसली बात है एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट उतना कॉस्ट बेयर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, अब हम मूव करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिटर्न्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपको रिटर्न फाइलिंग करने से पहले मैं आप लोग को कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। कुछ चीजें शेयर इस तरह से करना चाहूंगा कि अभी के केस में माइट भी आप जब वैट फाइलिंग करते होंगे, आप ध्यान से सुनिएगा सब लोग, अब जब वैट फाइलिंग करते होंगे, लेट अस से मंथ चल रहा है मार्च, दिस मंथ जो मार्च के सेल्स और परचेज है, सेल्स परचेज जो मार्च के टैक्स लायबिलिटी बनेगी, दैट मींस आउटपुट पैड जो होगा मेरा, जब पे करूंगा मैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो ऑब्वियसली बात है मैं लायबिलिटी पे करते वक्त उसमें से मैं अपना जो परचेज का इनपुट वैट होगा, ऑब्वियसली बात मैं सेट ऑफ क्लेम कर लेता हूं। दैट मींस कि मैं टैक्स लायबिलिटी पे करने से पहले जो परचेज पे मैंने टैक्स ऑलरेडी सप्लायर को पे कर दिया है वो मैं सेट ऑफ ले लेता हूं, और जो नेट लायबिलिटी बनती है वो मैं गवर्नमेंट को पे कर देता हूं। बट अंडर जीएसटी आपकी टैक्स लायबिलिटी जो भी होगी आप उसमें से सेट ऑफ क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप उसका सेट ऑफ जो परचेज का जो अपने सेट ऑफ है, जो अपने सप्लायर को टैक्स भरा है, वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे अंटिल जब तक कि आपका सप्लायर जो है गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरता है। तो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको मैं कि आपका जब सप्लायर टैक्स भरेगा तो ही जाके आपको सेट ऑफ मिलेगा, अदरवाइज आपको सेट ऑफ मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न्स पे इंपॉर्टेंट है, इसका इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा। रिटर्न्स कुछ आगे इस तरह से है कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने आपको पहले अपडेट कर दिया है। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? प्लीज मैसेज मी। ओके फाइन, so yes sir, अमोल सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम लोग को मिलेगा नेक्स्ट मंथ परचेज का जो होगा सेट ऑफ नेक्स्ट मंथ मिलेगा। तो आपके पॉइंट को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं कि लेटर से जुलाई में
जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। यस यस यस, आप एब्सोल्युटली राइट सर। लेट अस से एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं मैं। लेट अस से जुलाई में मेरा जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। जुलाई इज द फर्स्ट मंथ ऑफ जीएसटी एंड जुलाई के बाद जो मेरा पेमेंट आएगा अगस्त में आएगा, सॉरी अगस्त में मुझे फाइलिंग करनी पड़ेगी। सो जुलाई का जो भी परचेज पे टैक्स मैंने पे किया सप्लायर को एंड सेल के टाइम पे जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया है कस्टमर से, वो पेमेंट करूंगा मैं अगस्त में। सो एट द सेम टाइम जब मैं टैक्स मैं पे करूंगा अपने कस्टमर्स का, एट द सेम टाइम मेरा सप्लायर भी मेरा टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा। जिस दिन मैं पे कर दूंगा उसके नेक्स्ट डे मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मेरा सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया है और मेरे लेजर में वो रिपोर्ट आ जाएगा, मेरे लॉगिन पे वो रिपोर्ट आ जाएगी कि यस मेरे सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया है। फिर होगा क्या, फिर जब दैट इज कॉल्ड अगस्त की जब लायबिलिटी मैं सितंबर में पे करने जाऊंगा, तो अगस्त की लायबिलिटी जब सितंबर में पे करूंगा, एट दैट टाइम जो मेरा जुलाई का सेट ऑफ था वो मैं क्लेम कर पाऊंगा, जैसा कि अमोल सर ने बताया। सो ये सब चीजें हैं मैं आपको बता रहा था। सेकेंड थिंग मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे कि आपकी जो इनवॉइसेस फाइलिंग होने वाली है, यहाँ पे आपको एक एक इनवॉइस का रिपोर्ट अपडेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ फाइलिंग इस तरह से है कि आपका जो भी मिस्टेक है वहीं पे सॉल्व होंगे। आप मैनुअल फाइलिंग नहीं कर सकते हो, आप मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते हो। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप रिवाइज फाइलिंग नहीं कर सकते हो। तो बात यह थी कि रिवाइज फाइलिंग नहीं होगी तो कैसे होगा। तो सिस्टम कुछ इस तरह से बना हुआ है, आप अगर थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फाइलिंग कैसे होने वाली है। कुछ इस तरह से बना हुआ जहाँ पे आपको फाइलिंग पूरी की पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो मूव करते हैं, बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पहले समझ लीजिए कि मान लीजिए जुलाई से, दिस इज जुलाई मंथ, और जुलाई की यहाँ से आज से जुलाई में ही जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है। तो जुलाई महीने में जो भी मेरा सेल्स परचेस होने वाला है उसका हम लोग लायबिलिटी जो मंथ फाइलिंग करेंगे नेक्स्ट मंथ में करेंगे। तो नेक्स्ट मंथ में जो फाइलिंग करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले जो फाइलिंग करनी पड़ेगी वो है नेक्स्ट मंथ की सबसे पहली जो डेट आएगी वो आएगी 10th ऑफ अगस्त। मैं जुलाई को मान के चल रहा हूं कि जीएसटी जुलाई में एप्लीकेबल हो गया है, तो 10th ऑफ अगस्त को मुझे फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो जो पहली फाइलिंग है उसका नाम है GSTR-1। मान लीजिए आपने मुझे एक प्रोडक्ट बेचा है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो आपने जो बेचा है आपको सारे के सारे सेल्स और सप्लाई आउटवर्ड आपने जितने भी गुड्स बेचे हैं या फिर आपने जितनी भी सर्विस आउटवर्ड की है, सिंपल लैंग्वेज में आपने जितना भी सेल किया फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त में सबसे पहले आपको उसका एक एक इनवॉइस का डिटेल सिस्टम पे अपलोड करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ GSTR-1। सो दिस इज द GSTR-1। ये आपको सबसे पहले अपलोड करना है 10th ऑफ मंथ। जुलाई का है तो 10th ऑफ अगस्त, अगस्त का तो 10th ऑफ सितंबर। तो GSTR-1 आपको अपलोड करना है। आपने मुझे बेचा था प्रोडक्ट, आपने 10 तारीख को सिस्टम पे अपलोड कर दिया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा क्या कि आपका सेल बिल है, अगर आपने प्रॉपरली अपलोड किया है तो आपका बायर दैट इज मी, मैं अगर मैंने आपसे बाय किया है तो मेरे लॉगिन पे एक रिपोर्ट आएगी, सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट आएगी, दैट इज कॉल्ड GSTR-2A। ए रेफर्स टू ऑटो पॉपुलेटेड रिपोर्ट। थोड़ा सा मैं स्लो जाऊंगा यहाँ पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो जैसे ही आपने अपना सेल्स बिल का रिपोर्ट अपलोड किया, मंथ के नेक्स्ट दैट मीन्स की नेक्स्ट डे 11th को आपके कस्टमर, दैट मीन्स मैं आपका कस्टमर था, मुझे ऑटोमेटिक मेरे लॉगिन पे एक रिपोर्ट मिल जाएगी कि मेरे किस किस सप्लायर ने अपना सेल बिल सिस्टम पे अपलोड किया है, दैट इज कॉल्ड GSTR-2A। जहां पे ऑटो पॉपुलेटेड रिपोर्ट है, तो ये रिपोर्ट का मैं क्या करूंगा, बीइंग एज अ कस्टमर, या फिर आप भी कस्टमर हो सकते हैं, मैं कस्टमर हूं, तो मैं इस रिपोर्ट का करूं क्या। सवाल आता है कि इस रिपोर्ट का करूं क्या। इस रिपोर्ट करना क्या है, इस रिपोर्ट को अपने परचेज रजिस्टर के साथ रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल करेंगे कि कहीं मेरे कोई सप्लायर ने कोई इनवॉइस मिस तो नहीं कर दिया, GSTR-1 अपलोड करते हुए किसी ने कोई मिस तो नहीं कर दिया। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये GSTR-2 जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट हमें उससे अपने परचेज रजिस्टर को मैच करना पड़ेगा।
मान लीजिए किसी XYZ पार्टी ने मुझे प्रोडक्ट बेचा था, उन्होंने सिस्टम के अंदर इनवॉइस अपलोड नहीं किया। अगर नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है, मेरा परचेस रिपोर्ट है, परचेस है, मेरा सेट ऑफ चला जाएगा। सो दैट गवर्नमेंट बोलती है कि फाइन, अगर किसी ने कोई मिस्टेक भी कर दी है तो भी कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मेरे किसी सप्लायर ने कोई भी रिपोर्ट अपलोड नहीं किया है, कोई इशू नहीं, मैं GSTR 2A रिपोर्ट को ही मॉडिफाई करके उसमें जो भी बिल या फिर इनवॉइस मिसिंग है वो उसमें ऐड कर दूंगा। नाउ 15 को फिर मैं क्या करूंगा, माई कंप्लीट इनवर्ट सप्लाई, सिंपल लैंग्वेज में परचेज। तो मैं 15 तारीख को क्या करूंगा, अपने परचेज यानी कि इनवर्ट सप्लाई के रिपोर्ट अपलोड करूंगा सिस्टम पे। ध्यान दीजिएगा, 10 तारीख को आपने सेल भी किया है, फिर उसके बाद 15 तारीख को आप अपने परचेज और इनवर्ट सप्लाई के गुड्स ऑफ सर्विसेज के आप रिपोर्ट अपलोड करोगे। तो मैंने जैसे कि बताया कि आप सबने कर दिया था GSTR 1 अपलोड, मुझे GSTR 2A दिखा, उसमें से मिस्टर XYZ का एक बिल इनवॉइस मिसिंग था, मैंने उसमें ऐड कर दिया और GSTR 2 कंप्लीट परचेज मैंने क्या किया, सिस्टम पे अपलोड कर दिया। अब बात यह आती है कि जो XYZ जिन्होंने मिस कर दिया था इनवॉइस अपलोड करने में, उनका क्या होगा, क्योंकि मेरा परचेज है, मेरा सेट ऑफ चला जाएगा, बट मेरा परचेज है, सेट ऑफ मैंने GSTR 2 में डाल दिया। तो जैसे ही मैंने वो GSTR 2 सिस्टम पे डाला तो नेक्स्ट 16 को ऑटोमेटिक 15 के बाद जो आएगा नेक्स्ट 16 को ऑटोमेटिक अब मिस्टर XYZ को एक ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेटेड रिपोर्ट दिखेगा, उसका नाम है GSTR 1A, A फॉर ऑटो पॉपुलेटेड। दैट मीन्स कि मिस्टर XYZ को अब वो रिपोर्ट दिख रहा होगा कि उन्होंने वो बिल अपलोड करते वक्त GSTR 1 अपलोड करते वक्त मिस कर दिया था। माइट भी वो इंटेंशनली कर सकते हैं या फिर उससे मिस्टेक होती रहेगी, कोई भी जानबूझ के तो नहीं करना चाहेगा, लेकिन ठीक है, माइट भी मिस्टेक हो गई, कोई इशू नहीं है। तो मिस्टर XYZ को वो रिपोर्ट दिखेगा GSTR 1A, जहां पे वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, उनसे GSTR 1 अपलोड करते वक्त ये बिल मिस हो गया था। तो कोई बात नहीं, उनके पास राइट्स होंगे जहां पे वो GSTR 1 को एक्सेप्ट करेंगे और अप्रूव करेंगे, सो दैट अप्रूव करते ही वो बिल उनके GSTR 1 में ऐड हो जाएगा और मुझे उसका सेट ऑफ मिल सकता है। दैट मींस कि ही हैज एक्सेप्टेड कि उन्होंने प्रोडक्ट सेल किया था और मेरा वो परचेज है। तो बात हो गई 10 तारीख को GSTR 1 सेल रिपोर्ट हो गया सिंपल लैंग्वेज में, 15 तारीख को मेरा परचेज रिपोर्ट हो गया और साथ साथ में बीच में मेरे 2 ऑटोमेटिक रिपोर्ट आए हैं जहां पे मुझे वेरीफाई करना है। तो सेल आपने मैच कर लिया है, परचेज मैच कर लिया है, आपके सप्लायर और कस्टमर से पूरा का पूरा लिंक हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि आपका इनवॉइस आपके सप्लायर और आपके कस्टमर से मैच होने वाला है। अगर आपने कोई मिस्टेक की या फिर आपने से कोई इनवॉइस मिस हुआ तो आपका कस्टमर अपलोड कर देगा, या फिर अगर आपके सप्लायर ने कोई इनवॉइस मिस किया तो आप अपलोड कर दोगे। अगर किसी ने अपलोड नहीं किया, अगर उसने अप्रूव नहीं किया होता, उसने नहीं माना होता, तो फिर क्या होता, तो फिर उस केस में गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं करती। गवर्नमेंट बोलती सिंपल लैंग्वेज में, दैट इज योर लुकआउट, वो हमारा अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो मेरा जो सेट ऑफ था उस पे चला जाता, वो सेट ऑफ मुझे मिलेगा नहीं। तो बात आती है कि मैं लॉस क्यों उठाऊं, मेरा सेट ऑफ नहीं मिलेगा, कोई इशू नहीं है। आप इस तरह से टर्म्स डिफाइन कर सकते हो कि मिस्टर XYZ प्लीज पहले आप जाके टैक्स पेमेंट करो, उसके बाद मैं आपका फाइनल पेमेंट करूंगा, या फिर मैं सर्टेन पोर्शन ऑफ अमाउंट आपका बाद में पेमेंट करूंगा टैक्स पे करने के बाद। दैट इज योर लुकआउट। आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हो, या फिर अगर आप पूरा पेमेंट कर देते हो उसके बाद भी अगर नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली बात आप उनसे डीलिंग नहीं करोगे। दैट इज योर कंपनी की पॉलिसी हो सकती है, बट यहाँ पे फाइलिंग कुछ इस तरह से करनी है आपको। GSTR 1 हो गया, फिर 2 हो गया, एंड ये होने के बाद क्या करना है आपको, तो मैंने पहले ही बताया कि जुलाई मंथ की जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी सेल्स के ऊपर, आपने जो भी टैक्स कलेक्ट किया होगा अपने कस्टमर से, पूरा का पूरा उसको पे करना पड़ेगा। पूरा का पूरा जब पे करोगे, जब लायबिलिटी पे करोगे, उस टाइम पे आपको जो फाइलिंग अपलोड करनी है दैट इज कॉल्ड GSTR 3। GSTR 3 मंथली रिटर्न, आपने जो भी परचेस एंड सेल्स आउटपुट किया था वो मैच करने के बाद आपको टैक्स लायबिलिटी पूरी पे करनी है, पूरी की पूरी पे करनी है। फॉर द स्टार्टिंग में तो पूरा का पूरा ही पे करना पड़ेगा, सेट ऑफ तो मिल लेना नहीं है अपने को। तो स्टार्टिंग मंथ में पूरी लायबिलिटी पे करनी है। उस लायबिलिटी को पे करने टाइम पे जो हम लोग फाइलिंग अपलोड करेंगे उसका नाम है GSTR
थ्री। ये कब करना है? डेडलाइन 20th, 20 तारीख, महीने की 20 तारीख को करना है। तो आपकी सबसे जो पहले फाइलिंग होने वाली है वो होने वाली है अगस्त मंथ में। आपकी पहले फाइलिंग की प्रैक्टिस आपकी अगस्त मंथ में होगी। तो अगस्त मंथ में आप जो 20 तारीख को टैक्स पेमेंट करोगे, जुलाई में जितना भी सेल किया रहेगा उसकी टैक्स लायबिलिटी पूरी की पूरी आप पे करोगे। परचेज का सेटअप आपने नहीं ले पाया यहाँ पे, आप मैंने पहले बताया था उसका परचेज का सेटअप आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा, बिकॉज एट द सेम टाइम 20th को आपका सप्लायर भी आपको टैक्स पे कर रहा होगा। और जैसे ही उसने 20th को टैक्स पे कर दिया, 21st को मुझे लॉगिन में दिख जाएगा यस मेरे सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया है। और फिर जब अगस्त की लायबिलिटी सितंबर में पे करने की बारी आएगी तो मुझे सेटअप मिल जाएगा। अगर किसी ने चलो ठीक है कोई मिस्टेक से अगर किसी का मिस हो गया या फिर किसी ने अपलोड नहीं किया, उसका क्या होगा? उसके लिए भी गवर्नमेंट ने खास इंतजाम कर रखा है, उनको एक नोटिस आएगी इन फॉर्म ऑफ GSTR 3A। सो who has not made the payment or who got failed to furnish the return under section 27 and 31, जिन्होंने नहीं किया उनको उनके मेल आईडी पे एक नोटिस आएगी इन फॉर्म ऑफ GSTR 3A। तो ये तो हो गई मंथली फाइलिंग की बात। आपको मंथ में याद आया, आपको अब समझ में आ गया रहेगा आपका इनवॉइस कैसे मैच हो रहा है, पूरा का पूरा कैसे ट्रैक हो रहा है। आपको मंथ में फाइलिंग जो करनी है सबसे पहले 10 तारीख को करना है, फिर 15 को करना है, फिर उसके बाद 20 को करना है। और ये फाइलिंग तो आपके एक ब्रांच की हो गई। अगर दूसरे स्टेट में है तो वहां की फाइलिंग तो आप सोच लीजिए कैसे होने वाली है। दैट मीन्स कि आपके टीम में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग आप ये चीज थोड़ी सी आपके लिए टफ हो जाएगी। किस तरह से फाइलिंग होगी आपको प्लान करना पड़ेगा। मैं अगर बात करूं, अगर बीच में कोई हॉलीडेज आ गए 15 से 20 के बीच में, तो फिर आपके लिए और भी सॉल्व कीजिएगी। संडे हो गया तो डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नेशनल हॉलीडेज है या फिर कुछ क्राइसिस है जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से है, तो डेफिनेटली आपको मेल में अपडेट किया जाएगा दिस मंथ की फाइलिंग एग्जैक्टली इस डेट पे होगी। सो फॉर दैट मैंने पहले बताया था आपको मेल आपको चेक करते रहना है। इनकेस आपका इंटरनल लुकआउट है तो गवर्नमेंट ऑब्वियस बात आपसे फाइन लेगी, उस केस में गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं कर सकती है। तो ये मंथली फाइलिंग की बात हो गई। तो क्या इतनी फाइलिंग करनी है? 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 36 फाइलिंग, और साथ साथ में मुझे ऑटो पॉपुलेटेड रिपोर्ट भी देखते हुए चलना है जी। ये तो मंथली फाइलिंग हो गई। नेक्स्ट आपको एक और फाइलिंग करनी है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपका जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च को, आफ्टर 9 मंथ, दैट मीन्स बिटवीन मैक्सिमम 9 मंथ तक, दैट मीन्स कि 31 दिसंबर आपको एक और फाइलिंग करनी है GSTR 9। ये एनुअल फाइलिंग होगी विद द हेल्प ऑफ योर सीए, जहां पे सीए आपके डेटा को ऑडिट करेंगे और उसमें रिपोर्ट में अपलोड करेंगे कि आपने अभी एज ऑन द फाइनेंशियल ईयर आपने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया, आपने कितना जीएसटी पे किया है, और आपका टोटल टर्नओवर या फिर आपका जो टोटल लेवल सेल्स एंड परचेज कितना था। ये फाइलिंग करनी है आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, यानी कि 31 मार्च को अगर आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो आपको 9 मंथ के अंदर, विद इन द 9 मंथ, दैट इज 31 दिसंबर तक आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो ये हो गई बात फाइलिंग की। यहाँ पे किसी को कुछ क्वेरी है तो प्लीज मुझे मैसेज कर दें। किसी को डाउट है प्लीज मैसेज मी। ओके गुड, ठीक है। तो इसी फाइलिंग को हम लोग थोड़े से और डिटेल्स में जाते हैं। माइट भी जिसको आवाज नहीं जा रही होगी, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगी चीजें, उनके लिए भी हम लोग ने इंतजाम किया है। उनको हम ऑडियो या फिर उनको कुछ विजुअलाइज इफेक्ट दिखाएंगे जहां पे वो चीज समझ सकते हैं। लेट अस से वी आर सुपर कार लिमिटेड। हम लोग सुपर कार लिमिटेड है। हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं रत्ना स्टील से। रत्ना स्टील से हम लोग प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। रत्ना ने मुझे प्रोडक्ट बेचा है, एक इनवॉइस दिया है जहां पे 1 लाख रुपीज का अमाउंट है, 20,000 रुपीज का जीएसटी है। तो रत्ना सप्लायर, हम लोग बायर। तो मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये परचेज एंट्री लिख ली। उसी तरह से रत्ना ने वापस से सेल किया। टोटल 4 बिल,
तो हमने टोटल 4 बिल के टोटल 4 परचेज की एंट्री हम लोग ने पास कर ली है। हम लोग ने टोटल 4 बिल परचेज किया है रत्ना से। सिमिलरली हमने भी किसी को सेल किया है, दैट इज विष्णु मोटर को भी सेल किया है। तो मैंने टैक्स इनवॉइस दिया, मैंने अपने सेल्स बुक में एंट्री पास कर ली, आउटवर्ड सप्लाई। So for the month of July, we are Supercar Limited, हमने बाई किया प्रोडक्ट रत्ना स्टील से। एट द सेम मंथ हम लोग ने सेल भी किया है विष्णु मोटर को। देयर आर 4 परचेसेस एंड देयर आर 4 सेल्स, टोटल 4 परचेस एंड 4 सेल्स है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब जुलाई की फाइलिंग मैंने जैसे कि पहले बताया अगस्त में की जाएगी, तो सबसे पहला जो डेट होगा वो आएगा 10th ऑफ अगस्त। 10th ऑफ अगस्त को मैंने पहले बताया कि अपने को जो फाइलिंग करनी है, यानी कि हम लोग ने अगर सेल किया है, सुपर कार ने हम लोग ने सेल किया विष्णु को और रत्ना ने हमें सेल किया है, तो हम दोनों पहला जो फाइलिंग प्रिपेयर करेंगे दैट इज कॉल्ड जीएसटीआर 1। तो रत्ना ने मुझे बेचा था, मैंने विष्णु मोटर को बेचा था, तो मैंने जितने सेल किए थे पूरा का पूरा उसका जीएसटीआर 1 बना दिया। बट रत्ना की बात करूं तो रत्ना ने मुझे 4 बिल बेचे थे, बट वो सिस्टम में जस्ट 3 बिल अपलोड कर रहा है, यानी कि गलती से उनसे एक इनवॉइस मिस हो रहा है। ऐसे केस में क्या होगा? इन दैट केस क्या होगा दिखाता हूं आपको मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ये है जीएसटीएन नेटवर्क पोर्टल, जहां पे आपका पूरा का पूरा डेटा अपलोड होगा इन्फोसिस के थ्रू, जहां पे आपका डेटा का पूरा टेक केयर किया जाएगा, डेटा अपलोड किया जाएगा। तो अपने 10th ऑफ अगस्त को रत्ना ने भी और हमने दोनों ने सिस्टम में डेटा अपलोड कर दिया। तो वी आर बायर, हम लोग ने परचेज किया रत्ना से, तो रत्ना सप्लायर था। रत्ना ने जितना भी जीएसटीआर 1 में डेटा डाला रहेगा मुझे नेक्स्ट 11th ऑफ अगस्त को इन फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 2A दिखेगा। तो क्या यहाँ पे 11 तारीख को मैंने पहले बताया था कि इसका करना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बिकॉज मुझे यहाँ से चेक करना है कि मेरे किस किस सप्लायर ने प्रॉपर लेवल पे इनवॉइस अपलोड किया है बेस्ड ऑन देयर जीएसटीआर 1। तो मैंने पहले बताया था कि इसको हमें मैच करना अपने परचेज के साथ। ये एंट्री मैच हो गई, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया। बट वी फाउंड कि रत्ना ने एक बिल वर्थ रुपीज 1,20,000, जिसमें से 20,000 रुपीज जीएसटी था, अपलोड नहीं किया। मैंने बोला था कि अगर उन्होंने अपलोड नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है इसका मुझे सेट ऑफ नहीं मिल पाएगा, we will not be able to claim the set off. Hence I had told you that we have the option to modify the GSTR 2A, हम लोग इसे modify कर सकते हैं and that bill can be added to my GSTR 2A report, और वो रिपोर्ट मैंने ऐड कर लिया है। now it has become GSTR 2, complete purchase inward supply report। what I have to do, फिर डेट चेंज होगी मैक्सिमम 15 को, तो वी सुपर कार लिमिटेड वी विल अपलोड द इनवर्ड सप्लाई, इट मींस परचेज रिपोर्ट टू जीएसटीएन पोर्टल वंस अगेन। हम लोग ने पूरा का पूरा अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद हमें लॉगिन दिखाएगा कि नाउ वी आर एलिजिबल फॉर 45,000 रुपीज इनपुट टैक्स क्रेडिट बेस्ड ऑन माई परचेज। परचेज रिकॉर्ड अपलोड हम लोग ने किया, तो हमें दिखा रहा है कि 45,000 रुपीज का आपको सेट ऑफ मिलेगा। बट रत्ना को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने वो सेट ऑफ उनका ऐड कर दिया, बिल मिस कर दिया था उन्होंने, तो ऐड किया है मैंने। तो मैंने पहले बताया था 16 को उनको ऑटोमेटिक एक मैसेज जाएगा इन फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 1A। जीएसटीआर 1A दैट मींस कि रत्ना ने जीएसटीआर 1 प्रॉपर फाइलिंग नहीं की थी, उन्होंने कोई ना कोई इनवॉइस मिस कर दिया था, तो 16 को उन्हें ये रिपोर्ट दिखेगा। सो वी हैव टू मेक फॉलो विद रत्ना स्टील कि रत्ना स्टील Mr. XYZ, you have not uploaded the data, you have not uploaded the invoice of 1 lakh rupees, please एक्सेप्ट कीजिए कि आपने इसको मिस कर दिया था। तो रत्ना स्टील हैव द ऑप्शन कि वो इसे अप्रूव करेंगे। यस, अप्रूव कर दिया उन्होंने, अप्रूव कर दिया, दैट मीन्स कि मेरा परचेज, मेरा सेल्स पूरा का पूरा मैच हो गया। तो सेल्स मैच हो गया, परचेज मैच हो गया, 10th को चला गया रिपोर्ट, 15 को चला गया। नेक्स्ट डेट आता है 20th ऑफ अगस्त। तो 20th ऑफ अगस्त को मैंने पहले बताया था कि बोथ रत्ना नहीं बेचा है, हमने भी बेचा है, तो हम दोनों को
पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 3। तो रत्ना ने भी पे कर दिया, हमने भी पे कर दिया 21 को। नाउ मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि मेरा सप्लायर रत्ना ने पूरा का पूरा गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है। नाउ वी आर eligible for ITC of 45,000 rupees that can be adjusted in the month of September against the liability of August month. So वही फाइलिंग को हम लोग ने with the help of visualize effect के साथ देख लिया। Is it clear to all of you? Okay, thank you. नाउ तो हम लोग ने एक चीज देखी यहाँ पे कि सेलर पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट। सेलर अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा तो ही जाके बायर को इनपुट क्रेडिट मिलेगा और उनको सेट ऑफ मिलेगा नहीं। तो बायर गेट्स इनपुट क्रेडिट ओनली इफ सेलर पे जीएसटी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया रहेगा। आप अपने बिजनेस में जो भी है आप टैक्स आप उन्हीं लोगों से बिजनेस करेंगे, यानी उन्हीं सप्लायर से कंप्लेंट से डील करेंगे जो गवर्नमेंट को प्रॉपर टाइम पे टैक्स पे करते हैं। अदरवाइज वो आपके लिए लॉस में जाएगा, क्योंकि अगर वो टैक्स पे नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात है आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं कि सेट ऑफ कैसे क्लेम होगा। जो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ मिला है उसको सेट ऑफ कैसे करेंगे। टोटल 3 तरह के सेट ऑफ है अपने पास। सीजीएसटी का सेट ऑफ था, एसजीएसटी का सेट ऑफ था, आईजीएसटी का था। 3 हेड मैंने स्टार्टिंग में बताया था। सो फॉर दैट मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला तो वो कौन सी लायबिलिटी के अगेंस्ट में एडजस्ट करूं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए है, आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि आप जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसी स्टेप से आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। यानी कि अगस्त मंथ की जब लायबिलिटी आप पे करोगे सितंबर में तो आपको कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि मेरे पास कौन कौन से सेट ऑफ पड़े हुए हैं। तो अगर आपके पास सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो सबसे पहले इसके अगेंस्ट आप सीजीएसटी की लायबिलिटी एडजस्ट करोगे, यानी कि आउटपुट सीजीएसटी जो होगा उसकी लायबिलिटी आपको सबसे पहले एडजस्ट करनी पड़ेगी। फिर भी अगर आपके पास सीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट बचता है तो आप आईजीएसटी की लायबिलिटी भी इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई सीजीएसटी की। एसजीएसटी का इनपुट सेट ऑफ कैसे क्लेम कर सकता हूं मैं। तो सेम एसजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो सबसे पहले एसजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट ही एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड फिर भी अगर बचता है इनपुट टैक्स क्रेडिट तो आप आईजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। तो आईजीएसटी का भी सेट ऑफ मिलेगा क्या। सीएसटी का सेट ऑफ तो आज तक मिलता नहीं था, आईजीएसटी का भी सेट ऑफ मिलेगा। यस, आईजीएसटी का भी सेट ऑफ आप क्लेम कर सकते हो। आईजीएसटी का सेट ऑफ सबसे पहले आप आईजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट करोगे। फिर भी अगर आपके पास आईजीएसटी का सेट ऑफ बचता है तो सीजीएसटी की लायबिलिटी भी एडजस्ट की जा सकती है। एट द एंड एसजीएसटी की लायबिलिटी भी आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको जो स्टेप बताया है वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएसटी का अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ है आपके पास तो सीजीएसटी की लायबिलिटी ही पहले एडजस्ट करोगे, ना कि पहले आप आईजीएसटी। तो आईजीएसटी सब में कॉमन है, तो आईजीएसटी हम लोग आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। बट सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। आई एम श्योर आप जब ये वर्किंग करोगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त की जब लायबिलिटी पे करोगे सितंबर में, जहां पे आपके पास जुलाई का सेट ऑफ अवेलेबल होगा, तो सबसे पहले आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी। ये वर्किंग के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो कुछ इस तरह से सेट ऑफ करने पड़ेंगे। तो एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं जो सेट ऑफ होंगे आपके वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए जाएंगे। ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ लेजर में अवेलेबल होंगे आपके लॉगिन पे, जहां पे आप सेट ऑफ कर सकते हो। दैट मींस कि पैसा आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, लेकिन डेफिनेटली आपको पैसा अवेलेबल होगा सेट ऑफ करने के लिए। और नेक्स्ट मंथ में अगर कुछ सेट ऑफ बचता हो तो कैरी फॉरवर्ड होकर आगे बढ़ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने चीज देखी है कि यहाँ पे इनवॉइस लेवल का डिटेल जाता है, एक एक इनवॉइस जा रहा है, और मुझे आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को कि ये सब डिटेल मेंटेन करना
इतना आसान मैनुअल होने वाला नहीं है। मैनुअल नहीं होगा तो कैसे होगा, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, क्योंकि आपने देखा रहेगा 10 से लेके 20 के बीच में टैक्स फाइलिंग का डेट है, और मैं एक एक एंट्री किस तरह से रिकंसाइल करूंगा परचेज का रिपोर्ट। अगर मेरे कंपनी में 400 या 500 एंट्री आती है रिकंसाइल करने के लिए, तो कैसे करूंगा, किसी एक बंदे को लगाना पड़ेगा। अगर वो बंदा परचेज की एंट्री रिकंसाइल करते बैठेगा, तो अगस्त मंथ का जो सेल परचेज का नॉर्मल ट्रांजेक्शन है वो कैसे हैंडल किए जाएंगे। मैंने पहले बताया था आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और एक टेक्नोलॉजी भी आपकी हेल्प करेगी। तो मैंने बताया कि आपको जो परचेज की एंट्री रिकंसाइल करनी है, तो रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी में ये फीचर दिया जाएगा आपके पास, सॉफ्टवेयर में टैली में दिया जाएगा, जहां पे आप सारी की सारी डेटा को सिंगल बटन के साथ रिकंसाइल कर सकते हो, यानी आपको मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑब्वियस सी बात है, टैक्स जो अपना जीएसटी जो आ रहा है पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी सेंट्रिक है, और ऐसा फॉर्मेट तो ऑब्वियस बात है इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या सोचती है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट बंद किए, लेकिन ये नोट तो उन्होंने बंद किए बिना बताए। आपने आई थिंक 8 नवंबर को जब न्यूज ओपन किया रहेगा तो आपको मालूम पड़ गया रहेगा कि नोट बंद हो चुके हैं, वो तो बिना बताए किए। लेकिन क्या जीएसटी बिना बताए गवर्नमेंट कर रही है? डेफिनेटली नॉट। अगर जीएसटी बिना बताए गवर्नमेंट तो कर नहीं रही है, ऑब्वियस सी बात है, 1 साल पहले से 1.5 साल पहले से गवर्नमेंट आपको बता रही है कि जहाँ पे जीएसटी इंप्लीमेंट होने वाला है, सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको हम लोग एक्सेप्ट करें और अभी उसकी तैयारी पूरी कर दें। अगर हम आज से ही तैयार रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमने जो 500,000 टाइम जो रुपीज के नोट बंद हुए थे, जितनी प्रॉब्लम फेस की थी उतनी प्रॉब्लम हम लोग फेस नहीं करेंगे। इससे हम लोग ने क्या सीखा, हम लोग ने सीखा कि गवर्नमेंट इस मैटर को लेके काफी सीरियस है। डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ कंप्लायंट जो नॉन कंप्लायंट वाले थे, जो प्रॉपर टाइम पे टैक्स नहीं भरते थे, जो टैक्स हाइड करते थे, जिनकी आदत थी, डेफिनेटली उनके लिए कुछ ऑप्शन गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है। बात करूं अगर जैसे कि, तो मैंने बताया कि मेरा डिटेल मेरे से लिंक ना होते हुए अब मेरे सप्लायर से और कस्टमर से लिंक है। अगर मैं कोशिश भी करूंगा कुछ चीजों को अवॉइड करने की, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरा सप्लायर और कस्टमर अपलोड कर देगा सिस्टम पे, जहां पे मुझे भी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जीएसटी इज लाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई and technology is used to be the core to drive the compliances. यस, टेक्नोलॉजी के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैनुअल बुक का अकाउंटिंग भी नहीं कर सकते हो, मैनुअल फाइलिंग भी नहीं कर सकते, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी सेंट्रिक होने वाली है। बात करते हैं कि जो नॉन कंप्लायंस रहेंगे, जो प्रॉपर सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, उनका क्या होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको जो बताना चाहूंगा वो है क्रेडिट रेटिंग। आप अगर प्रॉपर कंप्लायंट हो, अगर आप सब चीजें, टैक्स पेमेंट, टैक्स फाइलिंग, डिसिप्लिन, एनीथिंग, दैट मींस कि अगर आप सब चीजें प्रॉपर फाइलिंग अगर आप करते हैं, आपके बिजनेस को रेटिंग मिलेगी। रेटिंग माइट भी आपके कंज्यूमर भी दे सकते हैं, माइट भी आपको गवर्नमेंट भी दे सकती है। वेटेज क्या होगा वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, बट आपके बिजनेस को रेटिंग मिलेगी, जहां पे ये तय होगा कि आपका बिजनेस प्रॉपर कंप्लायंस को फॉलो कर रहा है या नहीं। ये जो रेटिंग होगी सारे के सारे लोगों को विजिबल होगा। कोई भी न्यू कस्टमर अगर आपसे जुड़ना चाहेगा, सबसे पहले आपकी रेटिंग चेक करेगा कि वेदर यू आर कंप्लायंट, और अगर आपकी रेटिंग डाउन है तो ऑब्वियसली बात है कोई भी जुड़ना पसंद नहीं करेगा। डेफिनेटली इस तरह से होगा क्या, जो नॉन कंप्लायंट लोग थे उनकी रेटिंग डाउन होगी, ऑब्वियसली बात नहीं जुड़ेंगे। अगर आप कंप्लायंट हो, ऑब्वियसली बात आपको मार्केटिंग में थोड़े एफर्ट कम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने रेटिंग अच्छी रखी तो सारे कस्टमर अल्टीमेटली आपके पास ही आएंगे। बट बिजनेस एंड प्रोफेशनल रिलेशन में आपको वो थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, पेनल्टी। अगर हम लोग जो जीएसटीआर 1, 2, 3 अगर ये टाइम पे पे नहीं करते हैं या फिर हम लोग लेट करते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको 100 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे एंड मैक्सिमम 5000 रुपीज का आपको फाइन पे करना पड़ सकता है। बट इन केस ऑफ जीएसटीआर 9 जो कि एनुअल फाइलिंग है, अगर आप वो फाइलिंग नहीं करते हो, अगर आप फाइलिंग टाइम पे नहीं करते हो, तो आपके टोटल टर्नओवर का 0.25% आपको फाइन चार्ज होगा। भले ये अमाउंट 0.25% फिगर छोटी दिखती है, बट आई एम श्योर
अपनी कंपनी का टर्नओवर अगर आप माइंड में रखें और सोचे मल्टीप्लाइड करें तो आप डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कितना अमाउंट होता है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। किसी कंपनी ने लेट अस से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लगातार कंटिन्यूअसली 6 टाइम अगर टाइम पे फाइलिंग या फिर टाइम पे पेमेंट नहीं करती है तो उनका बिजनेस जो होगा रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बट इन केस ऑफ कंपोजिट अगर 3 क्वार्टर में फाइलिंग नहीं करती तो उनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने पहले बताया था जो जीएसटीआर 3A आएगा वो आपका नोटिस है। अगर कंटिन्यूअस आपको 3A नोटिस मिलता है दैट मीन्स कि आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। सो गवर्नमेंट ने चाहा है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप प्रॉपर टाइम से प्रॉपर कंप्लायंट हो जाओ। अगर आप कंप्लायंट नहीं होगे तो इस तरह से प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे पेनल्टी से लेके रेटिंग सब डाउन हो सकती है आपकी। एंड वन मोर थिंग, गवर्नमेंट बताती है कि बैक डेटेड एंट्री का आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर आप अप्रैल मंथ में टैक्स पे करते हो और ड्यू टू सम रीजन अगर आप मई मंथ के टैक्स पे नहीं करते हो और आप चाहते हो कि मैं जून का टैक्स पे करूं तो आई एम सॉरी, सबसे पहले आपको मई मंथ की ही टैक्स फाइलिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप मई की फाइलिंग नहीं करते हो तब तक जून की फाइलिंग आप नहीं कर सकते हो। अभी तक होता क्या था, वैट के केस में पुरानी फाइलिंग कर देते थे, कोई इशू नहीं था। बट यहाँ पे जीएसटी के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आज सितंबर भी है तो मुझे सबसे पहले मई की फाइलिंग करनी पड़ेगी, जून की फाइलिंग, उसके बाद ही मुझे कंटिन्यूअस फाइलिंग करनी है और आगे की फाइलिंग नहीं कर सकता हूं मैं। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात यह आता है कि वैट एंड जीएसटी दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या है तो ऑब्वियस बात है आप सबको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो गई रहेगी कि वैट एंड जीएसटी दोनों में डिफरेंसेस क्या होने वाले हैं। सबसे पहला डिफरेंस मैंने जो कैच किया है वो है इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट कंप्लायंसेस। वैट के अंडर में फाइलिंग तो आई डोंट थिंक तो बहुत ही कम कंपनियां हैं जो खुद से फाइलिंग करती हैं। दे डेफिनेटली टेक द हेल्प ऑफ सीए या फिर सीए को ही फाइलिंग करने के लिए देते हैं, जहां पे हमें गवर्नमेंट के कंप्लायंस से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पड़ती भी है तो हम लोग बात नहीं करते, हमारे जो सुपीरियर है या फिर हमारे डायरेक्टर है या फिर सीए है वो बात कर लेते हैं। बट अंडर जीएसटी आपकी जो टोटल 3 टाइम गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन होने वाला है इन फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 1, 2, 3, यानी कि गवर्नमेंट आपके हर एक एक्टिविटीज पे वॉच रखने वाली है। नेक्स्ट, रिटर्न फाइलिंग कैसे होता था अभी तक? महाराष्ट्र में तो एक इनवॉइस जाता है अभी, लेकिन गुजरात में या फिर अदर स्टेट में अभी तक हम लोग जो फाइलिंग करते हैं वो समरी बेस करते हैं। बट अंडर जीएसटी आपने देखा आपको एक एक इनवॉइस एक एक ट्रांजेक्शन सिस्टम में अपलोड करने पड़ेंगे। इनवॉइस मैचिंग वैट के अंडर में हम मैच करते थे, आई डोंट थिंक सो कोई मैच करता था। बट मैंने जिस तरह से आपको एक्सप्लेन किया जीएसटीआर 1, 2, 3A नॉट ऑफ पॉपुलेटेड रिपोर्ट, वहां पे ये देखा कि हमारा इनवॉइस हमारे सप्लायर और कस्टमर के साथ मैच होगा। इनपुट क्रेडिट ऑन अदर एक्सपेंसेस एज लाइक स्टेशनरी चार्जेस, बिजनेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस के ऊपर हम लोग वैट के अंडर में सेट ऑफ नहीं क्लेम करते थे। बट अंडर जीएसटी देयर विल बी ऑप्शन कि हम लोग जहां पे उसका भी जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। तो ये कौन सी बात हो गई, जैसे कि स्टेशनरी परचेज किया पूरे एनुअल में हम लोग ने, या फिर हम लोग ने एग्जांपल के तौर पे हम लोग बिजनेस होटल में स्टे किया हम लोग ने बिजनेस पर्पस के लिए, होटल वालों ने हमें सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया। अगर बिजनेस पर्पस के लिए तो वो मैं जाके सीजीएसटी एसजीएसटी बिजनेस के कंपनी में बिल सबमिट करके वो सेट ऑफ भी क्लेम करा सकता हूँ। अदर एक्सपेंस भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक फॉर एक्साइज डीलर एंड इंपोर्टर। डीलर एंड इंपोर्टर, तो डीलर एंड इंपोर्टर दैट मींस एक्साइज डीलर एंड इंपोर्टर वो होते हैं जो ना कि ड्यूटी चार्ज करते हैं ना गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। वो क्या होता है कि ड्यूटी इच स्टेज पे पास ऑन करते हैं। सो फॉर दैट गवर्नमेंट ने बोला है कि इन केस इफ यू आर अ डीलर, एक्साइज डीलर और इंपोर्टर, और 1 जुलाई से अगर आपके जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे ऑब्वियसली बात है उनके ऊपर कुछ न कुछ टैक्स भी होल्ड अमाउंट होगा, एक्साइज ड्यूटी भी अवेलेबल होगी। तो दैट एक्साइज ड्यूटी आप एज एन ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। दैट मींस कि आपको जो टैक्स अमाउंट होगा वो आपको ओपनिंग टैक्स क्रेडिट के तौर पे दे दिया जाएगा। बट
फॉर दैट आपको जितने भी परचेज रिकॉर्ड है आपको दिखाने पड़ेंगे कि आपने प्रोडक्ट कब परचेज किया है। फिलहाल गवर्नमेंट ने बात की है कि आपका जो भी टैक्स होगा, जो भी अमाउंट होना चाहिए, जो भी परचेज होना चाहिए वो विदिन 1 ईयर का ही होना चाहिए। माइट भी इसको गवर्नमेंट चेंज कर सकती है बिकॉज फाइनल प्रोविजन हैज टू बी डिसाइडेड। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि 1 साल का परचेज का रिपोर्ट दिखाओ, जहाँ पे हम आपको ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट दे सकते हैं और जुलाई की लायबिलिटी जब अगस्त में पे करोगे एट द टाइम आप उसका सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। बाकी हम लोग के लिए जो हम लोग वैट डीलर है, ऑब्वियस सी बात है हम लोग को फर्स्ट मंथ में पूरी की पूरी टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो ये तो देख लिया हमने जीएसटी कुछ इस तरह से होने वाला है, कुछ इस तरह से चेंजेस होंगे। बात आती है क्या हम लोग तैयार हैं जीएसटी के लिए? हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर द चेंज? कैसे तैयारी करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हम लोग को समझ में आ गई है, अगर फॉर द फर्स्ट टाइम टैक्स लायबिलिटी है पे करनी है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ा हैवी कैश फ्लो हम लोग को रखना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है मेरे जो कस्टमर है मुझे पूरा पेमेंट नहीं करेंगे, मेरा टैक्स अमाउंट होल्ड रख सकते हैं वो लोग, तो फॉर दैट मेरा कैश फ्लो डिस्टर्ब होगा, मुझे थोड़ा सा हैवी कैश फ्लो लेके चलना पड़ेगा। तो मुझे करना क्या है, सबसे पहला चीज मुझे तो पहले खुद कंप्लायंट होना पड़ेगा, हमें खुद कंप्लायंट होना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंट सप्लायर से ही डीलिंग करनी पड़ेगी बिकॉज अगर मेरा सप्लायर कंप्लायंट है तो ही मुझे जाके सेट ऑफ मिलेगा और एल्स नहीं मिलेगा। एट द सेम टाइम मुझे अपने कस्टमर्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि दिस इज द प्रोसेस अंडर जीएसटी, कुछ इस तरह से फाइलिंग होगी, सो दैट कस्टमर को एजुकेट करूंगा, सो दैट कस्टमर मेरे साथ बना रहेगा। सप्लायर अगर कंप्लायंट नहीं होता तो डेफिनेटली हम लोग वी कैन लुक आफ्टर अदर सप्लायर, बट अगर कस्टमर नहीं होता तो डेफिनेटली हम लोग के लिए कस्टमर ढूंढना है काफी टफ काम है। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये चीज होनी चाहिए। ओके, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से कैश फ्लो आपका चेंज हो सकता है, बिजनेस का इम्प्लीकेशन कैसे चेंज हो सकता है। कि लेट अस से एक डील हुई है सप्लायर एंड कस्टमर के बीच में, सप्लायर ने प्रोडक्ट दिया है 1 लाख रुपीज का जिसपे 18,000 रुपीज का जीएसटी चार्ज किया है और कस्टमर को पेबल अमाउंट बनता है वो बनता है 1,18,000। तो कस्टमर ने ये कहा सप्लायर को कि मिस्टर सप्लायर आई विल पे यू ओनली 1 लाख रुपीज, मैं सिर्फ 1 लाख रुपीज पे करूंगा, आपका जो टैक्स अमाउंट है मुझे आप पे पूरा पेड है, बट फिर भी मैं आपका जो टैक्स अमाउंट है 18,000 रुपीज मैं अभी नहीं पे करूंगा, क्योंकि अगर आपने गलती से अगर टैक्स पे नहीं किया तो मुझे पे करना पड़ जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूं वो 18,000 रुपीज आपका होल्ड पे रखता हूं। दैट मीन्स मैंने पूरा पेमेंट नहीं किया, कस्टमर उसने पूरा पेमेंट नहीं किया है, 18,000 रुपीज का अमाउंट होल्ड कर लिया है। तो सप्लायर ने बोला फाइन नो इशू, सप्लायर क्या जीएसटीआर 1 अपलोड किया, एट द सेम टाइम कस्टमर भी जीएसटीआर 2 जहां पर उसको प्रोविजन इनपुट मिला, सप्लायर ने फिर जाके टैक्स पेमेंट किया है और टैक्स पेमेंट करते वक्त ही जैसे कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिल गया कि यस उसके सप्लायर ने 18,000 रुपीज जो टैक्स अमाउंट है वो पे कर दिया, तो जाके कस्टमर ने सप्लायर को रिमेनिंग अमाउंट पे कर दिया। दैट मीन्स कि सप्लायर को थोड़ा सा कैश फ्लो बढ़ा के चलना पड़ा, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि एक 1,18,000 आएगा बट 1 लाख रुपीज में ही से टैक्स पे किया, सो देन लेटर ऑन उनको जाके 18,000 रुपीज कस्टमर से रिसीव हुआ। कुछ इस तरह से आपका कैश फ्लो या फिर पेमेंट टर्म या फिर आप बोलो तो पेमेंट पॉलिसी चेंज हो सकती है। डेफिनेटली आपको भरोसा होगा आपके सप्लायर पे, बट इन केस अगर आप डिसाइड करते हो कि नहीं हम पेमेंट टर्म इस तरह से डिसाइड करेंगे, फुल पेमेंट नहीं करेंगे, जब तक कि सामने वाला टैक्स नहीं पे करेगा हम उसका पूरा पेमेंट नहीं करेंगे। तो दैट इज योर लुकआउट, आप जैसे डिसाइड करना चाहो अपने बिजनेस पे कर सकते हो। दैट वाज एन एग्जांपल जहां पे ये आप अपना बिजनेस का पॉलिसी सेट कर सकते हो। सो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो व्हाटएवर, आपके पास जीएसटी में जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर होना चाहिए जहां पे आप एंट्री पास कर सको, आपने जीएसटी नेटवर्क जहां पे डेटा अपलोड कर सको और आपका डेटा वहां से जो रिकनसाइल करना है, जैसे मैंने बताया था जीएसटीआर 2 आएगा, वो सिस्टम के अंदर प्रॉपर वे से रिकनसाइल हो सके। ये सब चीजें अगर आपके सिस्टम में प्रॉपर हो जाएंगी, कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाएंगी, तो डेफिनेटली आप आराम से जीएसटी के अंदर मूव कर सकते हो। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो अगर ये सब कैपेसिटी उस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है तो डेफिनेटली आपके लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है जीएसटी। तो हमें क्या करना चाहिए,
तो हमें करना ये चाहिए कि हमारे पास ऑलमोस्ट 3.5 मंथ पेंडिंग है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे टैक्स जो रिटर्न फाइलिंग हो रही है फिलहाल वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉपर मैच हो जाए। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो एक्साइज डीलर वाले हैं वो प्रॉपर अपना परचेस रिकॉर्ड मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, डेफिनेटली डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने बता दिया है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप नहीं करते हो तो। एंड इनवॉइस लेवल की डिटेल्स की भी आदत डालनी पड़ेगी। हम लोग महाराष्ट्र में हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारा फाइलिंग हम लोग का इनवॉइस लेवल पे ही जा रहा है, बट अदर स्टेट के जो है अभी भी समरी बेस करते हैं, जैसे हम लोग पहले J1 J2 बेस पे करते थे। तो टैली में क्या चेंजेस आएगा, टैली में क्या चेंजेस आने वाला है, टैली की जो नई रिलीज आएगी वो टैली की नई रिलीज आएगी जिसके अंदर कुछ फीचर दिए जाएंगे। यहाँ पे इनबिल्ट फीचर दिया जाएगा। टैली के अंदर अगर कोई मिस्टेक करता है दैट इज जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी चार्ज करने के बजाय अगर वो आईजीएसटी चार्ज करता है तो टैली सेल्फ उसको पॉपअप मैसेज दिखाएगा जहाँ पे ये बताएगा कि मिस्टर एक्सवाईजेड यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज होना चाहिए। टैली के अंदर वो इनबिल्ट फीचर दिया जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी टैली की वो होगी ये दिस ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट। ये ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट आपकी हेल्प करने वाला है फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपके यूजर ने कुछ भी मिस्टेक की है, एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन द मंथ ऑफ, जो भी फाइलिंग मिस्टेक की है एंट्री पास करते वक्त, लेटर से इसका जीएसटीएन नंबर रॉन्ग है, पार्टी का स्टेट कोड रॉन्ग है, कुछ मिस्टेक कर दी है, अमाउंट मिस्टेक कर दिया है, तो भी हमें वरी की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट में आके हम यहाँ से सिंगल क्लिक पे उसको पूरी की पूरी एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं और रेक्टिफाई करने के साथ साथ पूरी की पूरी जीएसटी की जो रिटर्न फाइलिंग है जीएसटीआर 1, 2, 3 एंड 9 सारा का सारा रिटर्न फाइलिंग हम यहीं से करेंगे। तो ये ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट क्या है एग्जैक्टली? ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट मैंने बताया पूरा का पूरा फाइलिंग यही से होने वाला है। तो ये ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट अगर आई थिंक किसी कोई भी अगर आप लोग 5 पॉइंट की सीरीज अगर आप यूज कर रहे होगे टैली की, माइट भी आपका जो भी रिलीज टैली का होगा, बट अगर आपका रिलीज 5 पॉइंट के साथ होता है तो इस टैली की रिलीज का रिपोर्ट अवेलेबल है। बट फॉर दोस्त अगर आपका 5 पॉइंट की सीरीज नहीं है, अगर आपकी 5 पॉइंट की बिलो की सीरीज यूज कर रहे हो, आई एम सॉरी आपके रिलीज आपके टैली में ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट नहीं मिलेगा। ये ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट ही पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे? ये जब ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट दिया जाएगा तो आपको कम से कम 1 वीक आपको प्रॉपर वे से इसको अंडरस्टैंड करने में टाइम जाएगा। तो ये ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट कैसे करेंगे, आप कैसे तैयारी करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं अब अकाउंट बुक रिकॉन्सिलेशन मैंने पहले बताया था, जीएसटीआर 2 आपके परचेज के साथ मैच करना है, तो एक एक इनवॉइस मैच करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम के अंदर ये फैसिलिटी होगी जहां पे वो सिंगल बटन पे पूरी की पूरी परचेज रजिस्टर को रिकंसाइल कर लेगा। तो ये सब टैली के फीचर में दिए जाएंगे। आपकी फाइलिंग कैसे होगी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फाइलिंग कैसे होगी, जैसे आप लोग टैक्स पेयर हो, आप सबको रिक्वायर्ड होगा एक एएसपी एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर। आपको एक एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी जहां पे आप सिस्टम के अंदर पंच करोगे, फिर आपका जो भी इनवॉइस है, आपका जो भी डिटेल है वो जीएसटीएन नेटवर्क पोर्टल पे अपलोड होगा। जीएसटीएन नेटवर्क पोर्टल पे आपका इनवॉइस अब जैसे कि आप एंट्री पास करोगे अपलोड होगा, बट जीएसटीएन पोर्टल पे डेटा आपका डायरेक्ट अपलोड नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ने आउट ऑफ पूरे इंडिया में से आउट ऑफ 800 एप्लीकेशन 34 एप्लीकेशन को बीइंग एज अ जीएसपी सेलेक्ट किया हुआ है। जीएसपी दैट इज कॉल्ड जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का वर्क ये है कि लोगों को एजुकेट करना, लोगों को जीएसटी के बारे में एजुकेट करना, उनकी हेल्प करना। आपकी जो भी टैक्स फाइलिंग होगी पहले जीएसटी के पास जाएगी, फिर जीएसटी के थ्रू डेटा अपलोड किया जाएगा, सो दैट इन केस अगर आपकी कुछ करेक्टनेस है, आपकी कुछ मिस्टेक्स है तो वो वहीं पे रेक्टिफाई कर लिए जाएंगे। तो आप सिस्टम के अंदर एंट्री पंच करोगे, अपलोडिंग ऑफ इनवॉइस, रिटर्न फाइलिंग करोगे, चालान जनरेट करोगे, पेमेंट ऑफ टैक्स करोगे, तो बात ये आता है कि आपके पास एप्लीकेशन कौन सा है, टैली। आपके पास टैली एप्लीकेशन है जहां पे सब चीजें करते रहोगे, लेकिन आउट ऑफ 34 जीएसपी आपको किस जीएसपी को सेलेक्ट करोगे? टोटल मार्केट में 34-35 जीएसपी अवेलेबल है, आपको किसी न किसी एक जीएसपी का हेल्प चाहिए होगा। तो मैं कौन से जीएसपी को कैच करूं? माइट भी आप किसी भी जीएसपी को कंसल्ट कर सकते हो, बट
बीइंग टैली एक ईएसपी होने के साथ साथ में टैली जीएसपी भी है, तो डेफिनेटली अगर आप टैली का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो आपको मार्केट में किसी भी जीएसपी को सर्च करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग एज एज जीएसपी सिलेक्टेड है और हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना, जहां पे हम आपको एजुकेट कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आपकी